बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज पख्तूनख्वा के ताजरों, पहले तो इस शानदार और जुनूनी इस्तकबाल का मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये ठान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं। अच्छा, मैंने सबसे पहले तो तैमूर झगड़ा को पूरी हदायत कर दी है कि आपके एक मिनट हदायत की है तैमूर को कि मेरे पख्तूनख्वा के ताजरों के जो आजकल मसले आ रहे हैं, मैंने उसे कहा कि वो सारे मसले आपके हल करे और बाद में इंशाअल्लाह पेशावर में निश्तर हॉल में इस वक्त ताजर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बहुत बड़ी तादाद में आज ताजर मौजूद हैं। और तकरीर के आगाज़ में ही इमरान खान ने कहा कि वो जब ये बैरूनी मुदाखलत के तहत, बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नामवर डाकू थे उनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, और उसके बाद जो आपने हालात देखे, और आप सबसे बेहतर जानते हैं कि वो मुल्क 17 साल के बाद जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये जो हर साल पब्लिश होती है द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इसी हुकूमत ने पब्लिश की थी, जो हर साल का वो सर्वे होती है कि मुल्क के माशियत के क्या हालात हैं। तो उसके मुताबिक मैं आप सबको फख्र से बताता हूं कि 17 साल के बाद सबसे तेजी से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, जीडीपी बढ़ रहा था 5.6% तीसरे साल, और चौथे साल 6%। ये 17 साल के बाद पाकिस्तान की माइशत ऊपर जा रही थी। देखिए, मैं इमरान खान दे नवे ژوندون غواړو امن سکون غواړو د بغاوت په نامه। एक मिनट। ये मैला की वजह से मैलू या भालू की वजह से मैलू? अच्छा, समझ गया। अच्छा जी, आप एक मिनट, मैं तकरीर ऐसे नहीं कर सकता। आपको थोड़ी सी देर अपने नारों को रोकना पड़ेगा ताकि मैं अपने ताजरों से बात कर सकूं। अब सुने प्लीज। देखें, ये जो मुल्क से हुआ है, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था जो पाकिस्तान से हुआ है। इसी हुकूमत ने शाया किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में कहता है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान की मैशत की सबसे तेजी से तरक्की की रफ्तार थी।
इसी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी, असल में मुल्क अमीर तब होता है जब उसकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाती है। चाइना आज दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि उनके पिछले 30 साल से उनकी एक्सपोर्ट्स बड़ी तेजी से ऊपर गई हैं। गवर्नमेंट ने तवज्जो दी एक्सपोर्ट्स पे। ईस्ट एशियन टाइगर्स, जिसमें मलेशिया और इंडोनेशिया था, 90 की दिहाई में वो सब पाकिस्तान से आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट्स की। हिंदुस्तान 90 की दिहाई से पहले हर तरह पाकिस्तान से पीछे था। बांग्लादेश हर तरह पाकिस्तान से पीछे था 90 की दिहाई से पहले। जब से ये दो माफिया खानदान आए हैं, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया। जो मुल्क एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान की तरफ देखते थे कि मॉडल था तरक्की का, 60 की दहाई में पाकिस्तान, दुनिया जो गरीब मुल्क थे पाकिस्तान आके देखते थे कि पाकिस्तान का मॉडल क्या है, वो सब आगे निकल गए। जब से ये दो खानदान आए, ये अमीर होते गए, मुल्क मकरूज होता गया, क्योंकि हम कभी भी कोई प्लान ही नहीं बना कि कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स यानी दौलत में इजाफा कैसे करेंगे। इंडस्ट्री जो 60 की दहाई में तेजी से आगे बढ़ रही थी, पहली दफा हमारे होते हुए, हमारे 3.5 साल में पहली दफा हमने इंडस्ट्री को उठाया। 11% पे बढ़ रही थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है, इसी इकोनॉमिक सर्वे में 11% उसमें इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा था वो पाकिस्तान था। तो वो मुल्क जिसकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, बैरून मुल्क जो रेमिटेंसेस थी, जो हमें बाहर से पैसा भेजते थे, हमारे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी रिकॉर्ड पे वो थी 31 अरब डॉलर पे। जब नून लीग छोड़ के गई थी तो वो 19 अरब डॉलर पे थे। हमने उनको पूरी मदद की कि किसी तरह बैंकों के जरिए हमारे पैसा भेजें। 31 अरब डॉलर पे चला गया। एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर पे रिकॉर्ड। सबसे बड़ी बात कि हमने इस्लाहात की एफबीआर के अंदर और करते जा रहे थे। 6100 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन हुई, जो पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड थी। और हमने अपनी किसानों की मदद की। 4 जो बड़ी बड़ी फसलें थी पिछले 2 साल रिकॉर्ड पैदावार हुई फसलों में। तो वो मुल्क जो आगे बढ़ा था, उधर एक बैरूनी साजिश के तहत इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। और आज आप मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप तो मार्केट में बैठे हुए हैं, आप ताजर हैं। आज 50 साल के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में महंगाई हुई है। आज सारे महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं। क्या वजह है? ये कहते जी हम आईएमएफ की वजह से महंगाई हुई है। आईएमएफ तो इनके साथ सिर्फ 5 महीने में है। हम तो 2.5 साल हम आईएमएफ के साथ थे। इन्होंने कहा जी आलमी मंडी में चीजें महंगी हुई हैं। आलमी मंडी में पिछले साल से चीजें महंगी थी। मैं जब कहता था कि महंगाई इंपोर्टेड है, आलमी मंडी से है, और सबसे बड़ी वजह तेल है। ये याद रखें कि तेल सबसे ज्यादा
हमारा डॉलर खर्च होता है तेल इंपोर्ट करने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तकरीबन 37% जो हमारा पैसा डॉलर मुल्क से बाहर जाता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे था। तो ये जो जब हम थे $103 से $115 पे तेल की कीमत गई। आज $90 है तेल की कीमत। आज तकरीबन $13 कम है आलमी मंडी में तेल की कीमत। हम डीजल और पेट्रोल 150 रुपए लीटर पे दे रहे थे, 150 रुपए लीटर पे दे रहे थे। आज 250 रुपए पे डीजल है, जबकि आलमी मंडी में नीचे गिर चुका है तेल, और 236 रुपए पे पेट्रोल है, और अभी और बढ़ेगा। हम जब थे बिजली 16 रुपए यूनिट पे थी, आज 45 रुपए तक पहुंच गई और टैक्स लगा के उससे ऊपर चली गई बिजली। आज लोग बिजली की कीमत नहीं दे सकते, घर बिजली के बिल नहीं दे सकते। आम घर, तनख्वाहदार तबका पिस गया है। सारा जो तबका तनख्वाहदार था उसके लिए तो अब क़यामत आ चुकी है। तो मेरा सवाल है कि कौन सी मुल्क में क़यामत आई थी कि सारी चीजें 50 साल में सबसे महंगी? क्योंकि अगर तेल वजह है तो तेल तो अब सस्ता है, हमारे दौर में ज्यादा महंगा था। आज आलमी मंडी में जो घी है, पाम ऑयल है, घी जिसे बनता है पाम ऑयल, हमारी बारी में $1700 का था, आज $1000 पे आ चुका है। लेकिन घी आज महंगा है। आज सबसे ज्यादा जो मसला आने वाला है वो है आटे का। 55 रुपए किलो आटा हमारे दौर पे था, आज 100 रुपए से कहीं ऊपर चला गया। कराची में 120 पे चला गया। चावल 100 रुपए किलो हमारे दौर में था, आज 220 रुपए पे चला गया। अब सोचें कि जो आम लोग हैं वो कैसे गुजारा करते हैं। जो अब मजदूरी तो बढ़ी नहीं लोगों की, रोजगार कम होता जा रहा है। फैसलाबाद में 20% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। हमारे दौर में अभी 6 महीने पहले फैसलाबाद के अंदर मजदूर नहीं मिलते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, बाहर से लाने पड़ते थे मजदूर। जी एक मिनट, बस मोबाइल फोन की 50% फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। गाड़ियों की फैक्ट्रियां 50% कम हो गई हैं। बस मेलू बस। عمران خان دی د پښتنو د زړه ارمان دی، زمونږ مشر عمران خان دی، نوې ژوندون غواړو. नहीं, मुझे माजरत करनी पड़ेगी क्योंकि वो मेरा नौजवान मेलू से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अच्छा, मैं साहब पख्तूनख्वा के ताजरों, आज आपके पास इसलिए आया हूं, आप सबको अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल करने आया हूं। ये आप अपने
और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने मेरी कॉल की इंतजार करनी है। हम कभी भी हाँ, और एक मिनट और मैं आपको बता लूं, और हम सुन लो, हम कभी ये जो मुल्क से जो भगौड़े हैं, आप पता है ना भगौड़ा क्या होता है, जो दुम दबा के भागता है, ये जो पहले नंबर 1 भगौड़ा नवाज शरीफ झूठ बोल के गया कि मैं बीमार हूं, गलत रिपोर्ट्स, अच्छा हर चीज में ये फ्रॉड करते हैं। अब हमें पता चला कि जो हमें रिपोर्ट्स इन्होंने दिखाई थी, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, उसमें भी 2 नंबरी की हुई थी। ईमानदारी से कुछ नहीं कर सकते। जो नवाज शरीफ की बेटी है, उसने तो एक ऐसा जबरदस्त इम्तिहान दिया हुआ है। उसने जो झूठ बोलने की पीएचडी की हुई है, इतने सीधे मुंह से झूठ बोलती है। तो ये जो सारे ये जो चोर मुल्क को आते हैं, मुल्क में पैसा लूट के बाहर ले जाते हैं, थोड़ा सा मसला है बाहर भाग जाते हैं, फिर एनआरओ मिलता है, डील होती है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर पैसा लूटते हैं। आपने वो देखा होगा, पता नहीं आपने सुनी या नहीं, अपने मोबाइल फोन के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर की शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम की जो ऑडियो टेप आई है। बेटी एक मिनट सुन तो लो, अभी ऑडियो टेप निकली है, उसमें मरियम कह रही है कि वो शहबाज शरीफ कह रहा है कि मरियम का जो दामाद है वो तो सिर्फ कोई खरबोपति है, लेकिन अभी भी गरीब है, तो वो हिंदुस्तान से मशीन मंगवा रहा है। सुने जरा, हमारे दौर में हमने हिंदुस्तान के खिलाफ तजारत तब बंद की जब उन्होंने कश्मीरियों का जो हक था, जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में जो उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि जो उनका हक था कि अपनी मुस्तकबिल का फैसला करें रेफरेंडम के या प्लेबिसाइट के जरिए, जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वो लिया, तब हमने कहा जब तक आप वापस उनको स्टेटहुड नहीं देते हमारे ताल्लुकात खत्म। अब ये आके हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको कोई फिक्र नहीं है कि वो बेचारे कश्मीरियों पे कोई गुजर रही है, जो कुर्बानियां दे चुके हैं। वो 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, और ये अपने सिर्फ पैसे बनाने के लिए, पैसे की बुत की पूजा करने वाले हिंदुस्तान से अब वो चोरी का छुपा के वो मशीनरी इंपोर्ट करवा रहा है। और शहबाज शरीफ कह रहा है कि हम तरीका बताएंगे कि कैसे हम बुरा लें। और फिर एक और चीज सामने आ गई कि जो बस अभी मैं नारे मंगवाऊं, आप सबसे मरवाऊंगा, अभी नहीं। अब एक और शख्स सामने आ गया, बहुत ही बदनीयत, डिसऑनेस्ट, बदनीयत, इनके शरीफ खानदान के घर का नौकर चीफ इलेक्शन कमीशन सामने आ गया है। वो इससे नवाज शरीफ से हुक्म लेता है कि जनाब कितने तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और अभी एक और चीज आने वाली है, बेटी बाप को बता रही है नवाज शरीफ को
कि जनाब वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा मैंने तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला कर दिया तोशाखाना केस पे। कहता लेकिन अभी ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा। ये चीजें निकली हैं। अल्लाह अल हक का सबसे बड़ा उसका वादा है कि सच सामने आएगा। तो वो अभी ऑडियो लीक्स भी और चीजें सामने आएंगी और सारी कौम के सामने ये वो लोग बेनकाब होंगे कि ये मुल्क में अवाम की खिदमत करने नहीं आए, ये अपनी चोरी अपनी करप्शन खत्म करवाने आए हैं और पैसा बनाने आए हैं। और इनके रास्ते में इंशाअल्लाह ताजरों आपने मेरे साथ होना है, पाकिस्तानी कौम ने मेरे साथ होना है। और मैंने ये फैसला किया हुआ है कि इस मुल्क की हकीकी आजादी की जहाद मैं लड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ताजरों को आज फिर से दावत देने आए हैं हकीकी आज़ादी के लिए। उन्होंने कहा कि आप सब मेरे साथ निकलें हकीकी आज़ादी के मार्च के लिए। और इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, मुआशी हालात हैं, उससे मुताल्लिक आगाह किया है इमरान खान की जानिब से। और फिर कहा कि अब हकीकी आज़ादी के लिए हम निकलने जा रहे हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, उसमें आप हमारा साथ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज निश्तर हॉल में खिताब कर रहे थे ताजर कन्वेंशन से। और ताजर कन्वेंशन